आपके क्लास 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा सा चैप्टर है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर आप 15th ग्रुप मींस नाइट्रोजन फैमिली, 16th ग्रुप मींस ऑक्सीजन फैमिली, देन हैलोजेंस और जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को किस तरह से ग्रिप करना है, चलिए समझते हैं। इस बड़े से चैप्टर में ये आइडेंटिफाई कर पाना कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से कम इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वन बाय वन समझते चलते हैं कि क्या सिचुएशन है। देखिए, अगर हम क्रोनोलॉजी वाइज चलते हैं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में 4 हिस्से हैं। 15th ग्रुप एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स, 16th ग्रुप एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स, 17th ग्रुप एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स और 18th ग्रुप एलिमेंट्स या जीरो ग्रुप एलिमेंट्स मींस नोबल गैसेस। ठीक है, ये 4 मोटे मोटे पोर्शंस हैं। ठीक, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात हम करते हैं तो समझने वाली बात है, जब आप नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं, जब आप ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं, तो जनरलाइज प्रॉपर्टीज के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज ऑक्सी एसिड्स। ठीक, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। इसके अलावा जब आप बात करते हैं हैलोजेंस की, तो हैलोजेंस में ऑक्सी एसिड्स के अलावा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स और सीडो हैलाइड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल आते हैं। जब आप नोबल गैसेस की बात करते हैं तो भाई नोबल गैस तो पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अनरिएक्टिव होती हैं, लेकिन उसमें से जीनन क्योंकि कंपाउंड बना रही है, राइट, तो जीनन के कंपाउंड पर, उन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री पर सवाल आ जाते हैं और अच्छे खासे आते हैं। इन इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स में जब इजियर टॉपिक्स की बात करते हैं तो इजियर सब टॉपिक्स में जो जनरलाइज प्रॉपर्टीज हैं, ग्रुप 15th एलिमेंट्स की भी, ग्रुप 16th एलिमेंट्स की भी, ग्रुप 17th एलिमेंट्स की भी और नोबल गैसेस की भी, राइट, वो इजी है क्योंकि आप कनेक्ट कर सकते हैं उनको जो क्लास 11th के पी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ भी लग रहा है, राइट। इसके अलावा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ठीक, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है कि वो जो एलिमेंट्स थे, वो एलिमेंट्स में 13th ग्रुप के एलिमेंट्स जो थे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स बनाते थे, 14th ग्रुप के कार्बन फैमिली वाले कंपाउंड्स थे जिनमें कैटनेशन की प्रॉपर्टी थी। अब नाइट्रोजन वाले जो फैमिली के एलिमेंट्स हैं ये कंपैरेटिवली इनर्ट है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से। ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली ये नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आ गई, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा रखती हैं, और नोबल गैसेस इनर्ट है। तो जो जनरलाइज प्रॉपर्टीज़ हैं उनका ट्रेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से कनेक्ट करके आप आसानी से समझ सकते हैं, उधर कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इसके अलावा नोबल गैसेस की बेसिक प्रॉपर्टीज़, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, इस तरीके की फैक्चुअल चीज़ें वो भी आप आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गए इजियर टॉपिक्स। अब चलते हैं डिफिकल्ट टॉपिक्स यानी चैलेंजिंग टॉपिक्स की तरफ, जो इंपॉर्टेंट भी है। तो चैलेंजिंग टॉपिक्स में क्या हो गए, मैंने सबसे पहले आपको बताया ऑक्सी एसिड्स। ठीक, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स, नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स चैलेंजिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी सवाल आएगा, स्ट्रक्चर पे भी सवाल आएगा, राइट, ध्यान रखेंगे। H2SO4 हो, HNO3 हो, H3PO3 हो, H3PO4 हो, ये सारे इंपॉर्टेंट है भैया, राइट। और इंपॉर्टेंट के साथ साथ चैलेंजिंग भी है क्योंकि सारे एक जैसे लगते हैं। तो ऑक्सी एसिड होते क्या है इन जनरल, अगर ये समझ लोगे तो आसानी हो जाएगी, राइट। अब दूसरी चीज पे आते हैं, हाइड्राइड्स ऑफ फास्फोरस। ठीक, यानी नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स इंपॉर्टेंट है। फिर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स डिफिकल्ट है, पहले सुना ही नहीं, लेकिन एक बार सुन लोगे तो समझ में आ जाएंगे। डेफिनेशन भी अगर याद रही या एग्जाम्पल भी याद रहे तो काम हो जाएगा। ऐसा ही सीडो हैलोजन कंपाउंड्स या सीडो हैलाइड्स के लिए। ठीक, तो ये दोनों चीजें आप ऐसा समझ सकते हो कि पहली बार पढ़ोगे तो पहली बार पढ़ने में जरूर चैलेंजिंग लगेगा, दूसरी बार से तो आपकी जेब में आ जाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा जीनन के कंपाउंड्स,
हालांकि नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव हैं, लेकिन जीनन के कंपाउंड्स, वो भी खास तौर से जो ऑक्सी हेलाइड्स ऑक्साइड्स हैं और ऑक्सी हेलाइड्स हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। गारंटी से ले लो, हर एक पेपर में सवाल होगा। इंपॉर्टेंट भी है, चैलेंजिंग भी है। चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि पकड़ के रखना मुश्किल होता है, सारे एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उनकी ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, उस पर क्वेश्चन आ जाएगा। जीनन के ऑक्साइड, जीनन के फ्लोराइड या जीनन के ऑक्सीफ्लोराइड के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये सब चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट भी हैं। एक बार दो बार पढ़ोगे, पिक्चराइजेशन टेक्निक अगर फॉलो कर ली तो भैया कोई दिक्कत नहीं। अब चलो स्ट्रैटेजी समझते हैं, मीन्स कैसे इसको ग्रिप कर सकते हैं। सबसे पहले प्री रिक्विसाइट्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए क्या होनी चाहिए। तो इस चैप्टर का अगर आप प्लेसमेंट देखें तो क्लास 12th में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली यानी बुक 1 है, उसका थर्ड लास्ट चैप्टर है ये। ठीक है, इसके बाद डीएनएफ, ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक, और एक छोटा सा चैप्टर, राइट। तो आपको समझने की जरूरत है कि इससे पहले की सारी चीजें, ठीक, जैसे हम क्लास 11 से शुरू करते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको प्रॉपर पता होना चाहिए भाई। फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे आए तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो प्रॉपर प्रॉपर्टीज हैं, यानी आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है, इनका प्रॉपर आइडिया, डेफिनेशन, सारी चीज़ रिलेटेड, बॉन्ड हैबर साइकिल, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन से लेकर के VSEPR थियरी, इसके अलावा आपका एमओटी में रिलेटेड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, वहाँ पर जो डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उसका प्रॉपर आइडिया आपको होना चाहिए, राइट। इसके बाद जब हम और आगे चलते हैं क्लास 12th के शुरुआती टॉपिक्स में, तो केमिकल काइनेटिक्स के पोर्शंस का, राइट। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में ही क्लास 11th में थर्मोडायनामिक्स के पोर्शंस का आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे इंथैल्पी शब्द यूज हो रहा है तो मामला गोल है, राइट। वो सारा आपको आइडिया होना चाहिए। फिर बेसिक सा आइडिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का होना चाहिए, ठीक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, एसिड्स, बेसिस, ये सारे टर्म्स आपको प्रॉपर वे में क्लियर होने चाहिए। चैप्टर की एक एक लाइन अगर आप पढ़ करके प्रॉपर वे में टर्मिनोलॉजीज को पकड़ लोगे तो भाई ये चैप्टर कहीं नहीं गया। पिक्चराइजेशन टेक्निक का सहारा लेना, एकदम ग्रिप में आ जाएगा, सॉलिड नंबर होंगे, ठीक है। अगर हम प्रीवियस 3 इयर्स का एनालिसिस करें, जो स्ट्रैटेजी का दूसरा पार्ट है जो कि हमें जानना ही चाहिए, तो लास्ट 2 इयर्स यानी प्रेजेंट ईयर 2023 और इससे पहले वाला 2022 में जब हम देखते हैं तो सेक्शन 1 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन डायरेक्ट आए ही आए। इनडायरेक्ट तो जो आते हैं वो आते हैं, रोड मैप वाले प्रॉब्लम्स, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए सेक्शन 1 में एक या दो, ठीक है। सेक्शन 2 जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसमें 0 to 1 क्वेश्चन विजिबल हुआ है। जो इसकी ओवरऑल वेटेज रही है वो 4 to 8 मार्क्स की रही, ठीक है जी। वहीं अगर लास्ट टू लास्ट ईयर में देखें यानी ईयर 2021 में, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से 0 से 1 क्वेश्चन की विजिबिलिटी ही दोनों सेक्शंस में देखी गई थी। यानी सेक्शन 1 में भी या तो क्वेश्चन प्रेजेंट था या क्वेश्चन नहीं था। इसी तरीके से सेक्शन 2 में भी सिमिलर सिचुएशन थी। दैट मीन्स जो वेटेज थी वो लगभग 4 मार्क्स की थी। दैट सिंपली मीन्स कि लास्ट 2 इयर्स में जो इस पर्टिकुलर चैप्टर की वेटेज है वो इंक्रीज हुई है। पहली चीज़ तो ये हो गई। वहीं अगर क्यूमुलेटिव वे में देखते हैं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से 70 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और 17 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लास्ट 3 इयर्स में देखे गए। और ये भी ध्यान दीजिएगा एडवांस में भी इससे सवाल आ जाता है, खासतौर से स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है, बहुत फेवरेट है एडवांस में आने के लिए, ठीक। इसके अलावा जो आपके ऑक्सी एसिड्स हैं उसका एडवांस में क्वेश्चन आना बहुत कॉमन बात है, आवेगा ही आवेगा, आ ही जाता है, ठीक है।
तो आपकी प्रिपरेशन इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब स्ट्रैटेजी का लास्ट पार्ट, राइट। मेरे को इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ाने में 18 to 20 आवर्स लगते हैं और आपको मिनिमम 60 आवर्स देने हैं, जो कि पिक्चराइजेशन टेक्निक के साथ आपको पढ़ते चला जाना है। 60 से जितने भी ज़्यादा लगे वो आप देखें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस का नंबर भी प्रैक्टिस करने के लिए अराउंड 150 प्लस 150 से 165 तक अगर होगा तो सफिशिएंट होगा, क्योंकि 4 रियल सेंस में अगर आप देखें ना तो 4 डिफरेंट चैप्टर्स इसमें क्लब्ड है, इसलिए। और पर चैप्टर कम से कम 40 क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं, मिनिमम है वो, ठीक। मेरे हिसाब से तो इससे और ज़्यादा करें तो और ज़्यादा फायदा, राइट। क्वेश्चंस के लिए जेई चैप्टर वाइज की बुक्स तो आपके पास है ही है, या इसके अलावा एकेडजा की जो प्रॉब्लम शीट से करते रहिए, अनलिमिटेड करते रहिए, राइट। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है भैया। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को, जिससे 87 क्वेश्चंस लास्ट 3 इयर्स में आ चुके हैं, स्ट्रांगली ग्रिप कर लो, जेई मेंस के लिए भी, जेई एडवांस के लिए भी, ठीक। पिक्चराइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर लो, लगातार पढ़ते रहो, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो, ठीक है। प्रॉपर वे में ऐसा ग्रिप में आ जाएगा। अगर कोचिंग के भरोसे रहे और लास्ट में पढ़ा तो भैया फिर हड़बड़ाहट के अलावा कुछ नहीं होगा इसमें, ध्यान रख लेना, ठीक है।